So again, a very, very, very important session. Law of forgiveness. You will come to know the power. You will come to know what are you blocking. You will come to know how you are leaking your energy. If you understand the true nature, जैसा we are also part of nature. All of us are agreeing. हम भी तो nature का ही हिस्सा है ना. See, whether it is human being, whether it is this water bottle, or whether it is a piece of wood, or whether it is a small bird, we all are part of nature. तो nature क्या कहता है? नेचर इज जस्ट फ्री फ्लोइंग. नेचर में स्पेशल एफर्ट्स डालना, तकलीफ, मेहनत, वो सब चीजें नहीं है. नेचर इज जस्ट थिंग्स आर हैपनिंग. तो अगर हम हमारा ट्रू नेचर अगर हम स्टडी करें ना ह्यूमन बीइंग्स का, तो हमारा ट्रू नेचर ऐसा है कि हम इस दुनिया में अगर आए हैं तो हम हमारी सारी इच्छाएं पूरी करने आए हैं. जो इच्छा हम ऐसे इन द फॉर्म ऑफ सोल हम पूरी नहीं कर सकते, तो ये हमने बॉडी का फॉर्म लिया है ताकि हम ये पूरी कर सकें. देखो, जब एक बच्चा बॉर्न होता है, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ 1 year old चाइल्ड. अब 1 year old चाइल्ड तो केपेबल नहीं है ना कि खुद जाके पैसे कमा सके, खुद अपना खाना बना सके, खुद खा सके, पर फिर भी नेचर उसको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है या नहीं? तो अपने आप सब चीजें मिलती है ना उसको. क्या वो बच्चा अभी खाना खाता है तो सोचता है क्या मेरा अगला खाना कहाँ से आएगा? सोचता है कभी नहीं ना. उसको पता है अपने आप आ जाएगा. क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं है. 1 year old child doesn't have any blockages in any form, है ही नहीं. बट अब हम तो बहुत केपेबल है. एक बच्चे से कंपेयर करें तो 1 year old चाइल्ड से कंपेयर करें तो हम तो बहुत ज्यादा केपेबल है. तो हमको क्यों वरी, डाउट, फिकर, ये सारी चीजें क्यों होती है ना हमको? आज का दिन तो अच्छा चला गया, पता नहीं कल कैसा जाता है. आज तो हमारे घर में भरपूर पैसा है, अगले साल पता नहीं होता या नहीं होता. ये फिक्र होती है कि नहीं? तो ऐसा कहते हैं कि जो ट्रू नेचर है ना वो फ्री फ्लो का है. एवरीथिंग इज जस्ट फ्रीली फ्लोइंग. यू डोंट हैव टू डू मच थिंग. आपको सिर्फ अपने वो, अगेन देयर इज वन मोर लॉ व्हिच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ धर्मा, दैट इज लॉ ऑफ पर्पस. योर पर्पस, आप किस मकसद से इस दुनिया में आए हो, अगर आपका वो क्लियर है और आप उसी पर्पस पे हो, तो ऑल अदर थिंग्स विल बिकम वेरी स्मूथ एंड एफर्टलेस. तो जब हम हमारे ट्रू नेचर से कनेक्टेड रहेंगे ना, तो एवरीथिंग इज फ्री फ्लोइंग. लेकिन ये फ्री फ्लो को क्या चीजें ब्लॉक कर रही है? देयर आर मेनी ब्लॉक्स, जिसमें से सबसे बड़ा ब्लॉक है नॉट फॉरगिविंग. होल्डिंग ऑन टू थिंग, नॉट फॉरगिविंग, नॉट लेटिंग इट गो. उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं हम. तो आज हम देखेंगे कि ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और इससे बाहर कैसे निकलना है. दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. ओके, तो इतना तो फ्री फ्लो का कॉन्सेप्ट तो समझ में आया. फ्री फ्लो का मतलब क्या है? कि देयर आर नो ब्लॉकेजेस. तो चीजें सारी अपने आप मूव हो रही है. आपका मन करता है कहीं जाने के लिए, तो आपको ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में आते हैं, ऐसे सिचुएशन आते हैं और वो हो जाता है. आपका मन कर रहा है आज मुझे अपने आप को टाइम देना, लेकिन आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले, तो आप कभी कभी सोचते हो अरे आज तो मैंने ऐसा डिसाइड किया था, फिर गेस्ट आ रहे हैं. तो अगर आप फ्री फ्लो में हो, देखो दोनों में डिफरेंस समझिए. अगर आप फ्री फ्लो में नहीं हो तो आप क्या सोचेंगे? अरे ये गेस्ट को अभी आना था क्या? आज तो मैंने सोचा था ये मेरा मी टाइम है. आई एम गोइंग टू गिव टाइम to myself. I'm going to listen to some soft music, or I'm going to do some meditation. Why these guests are coming and disturbing me? So you are out of the flow. Out of the flow मतलब you are not in alignment. इसकी जगह जब आप फ्लो में रहते तो you are accepting the present moment as it is. ठीक है, गेस्ट आने वाले, देखते हैं क्या होता है. So what you have done, you have surrendered yourself. तो जब आप सरेंडर में रहते हो ना, तो आपके मन में जो है ना वैसा होता है जैसा आपको चाहिए. तो मे बी यू मे गेट अ कॉल फ्रॉम दोस गेस्ट एंड दे विल से अरे हमारे घर में कोई गेस्ट आ गए तो सॉरी वी वोंट बी एबल टू कम टुडे. ऐसा सबके साथ कभी ना कभी होता है ना. बट ये कभी ना कभी होता है. तो ये रोज ऐसा ही हो, जैसे मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी वैसे ही गुजरे. हर कोई चाहता है ना कि मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से गुजरे. तो उसके लिए हमको ये कुछ चीजें जो हमने अंदर जकड़ के रखा है, इसको हमको छोड़ देना है. और इसमें से सबसे बड़ी चीज है नॉट फॉरगिविंग. सी व्हेन आई हर्ड अबाउट लुइस हे, इनके बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बताया होगा बहुत सारे सेशंस में. लुइस हे, शी इज एन ऑथर. आई मीन शी वाज एन ऑथर, आई शुड से. शी इज नो मोर नाउ. लुइस हे की स्टोरी उन्होंने जब बताई है तो उसमें वो कहती है कि शी वाज लिविंग विथ हर स्टेप फादर. तो उनके स्टेप फादर ने उनको बहुत बार फिजिकली अब्यूज किया एंड उनको कुछ 13-14 साल की उम्र में घर छोड़ के चले जाना पड़ा. वो कहती है जब वो घर छोड़ के चली गई तो वो प्यार की भुक्की थी, मतलब उसको कहीं से रियल लव नहीं मिला.
तो जो भी इंसान उसकी लाइफ में आता था, शी यूज्ड टू स्लीप विद दैट पर्सन। तो इस तरह से क्या हो गया, उसको बाद में अपने आप से नफरत होने लगी। See, when you do things which are immoral or which are not correct, then आपको guilt का feeling develop होता है। तो similarly लुइस हे को भी ऐसे guilt का feeling develop हुआ, and then she says with that feeling she got vaginal cancer। अब वो क्या कहती है कि मुझे कैंसर तो कोई भी बॉडी के पार्ट में हो सकता था, लेकिन वो ऐसा कैंसर क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि she started hating that part of her body। तो जब ये कैंसर होने, she got cancer at the age of 35, and then she realized, she started, again she got good mentors and she started reading such types of books। She came in this energy, अभी हम जिस एनर्जी में है वो एनर्जी में she came after that। तो उसको पता चला कि maybe she is not letting go of past events, she is carrying her past। तो उन्होंने क्या किया, फिर जब ये सीखना शुरू किया उन्होंने कि हाँ ये लॉ ऑफ फॉरगिवनेस क्या है, एनर्जी में रहना, अलाइनमेंट में रहना किसे कहते हैं, तो उन्होंने हर एक बंदे को माफ करते गए। वो हर एक बंदा जिन्होंने भी उनके साथ गलत काम किया, चाहे उनके स्टेप फादर हो या जो भी बंदा हो, हर किसी को वो माफ करते गए। धीरे धीरे उनका कैंसर ठीक होते गया। सो विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट ये कीमो एंड ऑल दोस थेरेपी, उनका कैंसर ट्रीट हो गया एंड शी लिव्ड अप टू द एज ऑफ 92। So this is a miracle. Can you believe a person who is getting cancer at the age of 35, she can survive up to 92? She expired at the age of 92. तो उन्होंने ही किताब लिखी है You Can Heal Your Body, तो जिसमें वो बहुत सारी चीजें बताती है कि हम हमारी बॉडी के पार्ट्स में कैसे ये सब ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं और उसकी वजह से वो बॉडी का पार्ट फंक्शन करना छोड़ देता है। तो इस तरह से चीजें वो हमको बताती है। तो उन्होंने ये फॉरगिवनेस का इंपॉर्टेंस बहुत बताया। सो फ्रॉम द डे आई रेड हर बुक एंड आई लिसन टू हर ऑडियोज आल्सो, हर ऑडियोज आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। कॉन्स्टेंटली यू गो ऑन लिसनिंग, बहुत सारे ऑडियोज है जिसमें फॉरगिवनेस का इंपॉर्टेंस वो बहुत ज्यादा बताती है। फॉरगिवनेस, लेट गो, वो एक ऐसी चीज है, वो ऐसा पास्ट है जो सड़ चुका है, वो कूड़ा कचरा जो आपने अपनी बॉडी के अंदर रखा है, तो अपने आपको तकलीफ ही देने वाला है। देखो ना, अगर आप अपने घर का डस्टबिन अगर आप दूसरे दिन नहीं देते हो, 4 दिन से अगर वो ऐसे ही पड़ा है, तो वो कैसे स्टिंग करने लगेगा, राइट? तो वो चीज हमारे बॉडी में स्टिंग कर रही है, वो पास्ट इवेंट, अगर हम उसको लेट गो नहीं करते तो स्टिंग करेंगी, तो ऑब्वियसली वो आजू बाजू की चीज को भी खराब करती है। सही है ना? देखो अभी एक एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ। कचरा और आपका खाना, क्या आप दोनों साथ में रख सकते हो? नहीं रख सकते ना। क्यों? क्योंकि वो खाने में भी वो गंदी स्मेल आने लगेगी, वो खाना भी खराब होने लगेगा। सही है ना? तो वैसा ही हमारा पास्ट और प्रेजेंट सेम है। पास्ट इज दैट कचरा एंड प्रेजेंट इज दैट खाना, अभी का फूड विच वी आर गोइंग टू ईट। तो वो पास्ट, वो सड़ा हुआ पास्ट और हमारा अच्छा प्रेजेंट हम दोनों साथ में रखेंगे तो क्या होने वाला है? प्रेजेंट भी खराब होने वाला है। जब भी आपको ये चीज नहीं समझ में आई, ये एग्जाम्पल याद रखना। कचरा, कूड़ा कचरा और खाना आपका जो आज आप खाने वाले हो, आपका भोजन, आपका मील, आपका लंच या डिनर व्हाटएवर, वो और कचरा हम साथ में नहीं रख सकते। एक प्लेट में हम रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते ना। तो वैसा ही हमारा पास्ट और प्रेजेंट हम साथ में रख सकेंगे क्या? जो खराब पास्ट है, जो पास्ट बदबूदार है, जो पास्ट सड़ चुका है, कि हाँ पास्ट को लेट गो करना है, लोगों को फॉरगिव करना है, ग्रज पकड़ के नहीं रखना है, सबको पता है। लेकिन मुश्किल कहाँ आती है कि कैसे करना है, क्योंकि वो हर्ट इतना डीप जा चुका होता है कि उसको निकाले कैसे। अब इसको समझने के लिए हम लोग बहुत सारे इसका एनालिसिस करेंगे। पहला इसको ऐसे समझते हैं, तो देखो जितना करंट इवेंट है ना, उसको लेट गो करना उतना इजी है। इसको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। एक आपके घर के पास, समझो आपके घर के पास गार्डन है, ओके? उस गार्डन में एक छोटा सा वीड आ गया। वीड मतलब ऐसी वो जंगली झाड़ या ग्रास ग्रो हो जाते हैं ना, बस वो कल या परसों आया है। आपको उसको निकाल के फेंकना कितना आसान है, बहुत इजी है ना। जस्ट विद 2 fingers you can remove it। अगर वो कल या परसों में वो पौधा, वो वीड आया है, तो आप 2 fingers से उसको निकाल के फेंक सकते हो, ओके? अगर वो थोड़ा बड़ा प्लांट हो गया, मतलब मे बी 6 months ओल्ड है, तो आपको ऐसे थोड़ा पकड़ के उसको हिला के झटक के निकालना पड़ेगा, राइट? बट एज एंड व्हेन वो प्लांट, वो पौधा ग्रो होता है, उतना डिफिकल्ट होते जाएगा उसको निकालने के लिए, उसको उखाड़ने के लिए। अगर वो बड़ा प्लांट बन चुका है तो आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कुछ औजार लगेंगे जिससे आप खुरेद के निकालोगे, करेक्ट? यही सीक्वेंस है ना। और अगर वो बहुत बड़ा ट्री बन चुका है,
तब आप उसको कैसे निकालोगे? तब आप अकेले शायद निकाल ही नहीं सकते उसको। तब आपको उसको उखाड़ने के लिए इक्विपमेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा और कुछ लोगों की मदद, राइट? एक पेड़ को अगर आपको जड़ से उखाड़ना है तो दिस इज व्हाट इज पास्ट इवेंट्स। जो भी आपके खराब इवेंट्स है लाइफ में, अगर वो करंट है, मतलब कल परसों के, तो आप उसको एक वीड की तरह बस 2 फिंगर से आप निकाल सकते हो। मतलब रात को सोने के टाइम आपने जस्ट बोल दिया कि ये मेरे साथ हुआ, बट आई एक्नॉलेज गॉड कि ये गलत हुआ, एंड दैट पर्सन वाज व्हाटएवर ही वाज डूइंग, ही वाज इन दैट रोल, दैट्स व्हाई ही डिड, सो आई फॉरगिव हिम। इट्स वेरी इजी टू फॉरगिव। लेकिन अगर वही इवेंट 1-2 साल पुराना है तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपको फॉरगिव करने। आप मुंह से बोल दोगे लेकिन वो अंदर से निकलता नहीं है। और अगर ये इवेंट 20 साल पुराना है, एंड आई टेल यू, जब जो हम लोग पकड़ के जो रखे ना ग्रज, वो ज्यादातर ऐसे 15-20 साल पुरानी होती है, या कोई बचपन की होती है। मतलब नाउ यू मे बी एट द एज ऑफ 60, बट बचपन में 6 साल की उम्र में आपके डैडी ने आपको कुछ तो भी कड़वा शब्द बोला था, वो आपने पकड़ लिया होगा। होता है ना, माँ बाप के भी बोले हुए बातें हमको याद रह जाती है, सभी को रहती है, कोई ना कोई बात याद रह जाती है, या सबके सामने आपको आपके डैड ने चाटा लगा दिया था, मे बी वो इवेंट आपने पकड़ लिया है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। तो जितना पास्ट इवेंट है उसको फॉरगिव करना उतना डिफिकल्ट है। हम कहते हैं ऊपर के लेवल पे ना, हम कहते हैं नहीं वो तो मैंने कब से माफ कर दिया, लेकिन ट्रस्ट मी वो माफ नहीं होता है। क्योंकि थोड़ा सा भी कोई ट्रिगरिंग इवेंट आ जाता है ना, सिमिलर टाइप का, या वो टॉपिक निकल गया, तो आप इमीडिएटली आपके पास्ट में चले जाते हो। एंड देन अब आंखों से आंसू आए नहीं आए, अंदर दिल रोता है। तो जब ये चीज होती है ना, उसका मतलब आपने वो कंप्लीटली माफ नहीं किया है, तो उसके लिए आपको फॉरगिवनेस प्रोसेस करना है। सो दोज हु आर एसोसिएटेड विद मी, ऑफ कोर्स यू आर फेमिलियर विद द फॉरगिवनेस प्रोसेस। तो इस फॉरगिवनेस प्रोसेस क्या है, पहले इसका इंपॉर्टेंस समझिए। फॉरगिवनेस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जैसा अभी सपोज दिस इज द ग्राउंड लेवल, जैसा मैं वीड्स की बात करें, अभी समझो ये ग्राउंड है, तो अगर वो छोटा सा वीड है तो यहाँ है तो आप 2 फिंगर से उखाड़ रहे हो। लेकिन अगर ये ट्री है तो ट्री जितना बड़ा है उसके रूट्स भी उतने डीप हो गए, तो आपको उतना डीप लेवल पे जाना है ना इक्विपमेंट के सहारे। तो दिस फॉरगिवनेस प्रोसेस इज दैट इक्विपमेंट दैट विल टेक यू टू अ डीपेस्ट लेवल फर्स्ट, और फिर उस डीप लेवल में जाके वो रूट को उखाड़ देगा। अगर आप ऊपर के लेवल पे करते हो तो कुछ नहीं, ऊपर से इट्स लाइक यू नो देयर इज अ ह्यूज ट्री एंड यू आर कटिंग दैट ट्री। अगर आप पेड़ काट भी देते हो तो नीचे जड़ें रह गई है उसकी, तो फिर से वो ग्रो हो जाता है। तो ऐसा है वो फॉरगिवनेस। जब तक आप उसको नीचे से जड़ से नहीं उखाड़ोगे ना, वो नहीं जाने वाला। तो जड़ से उखाड़ने के लिए उस ट्री को हम ये फॉरगिवनेस प्रोसेस करते हैं कि वी गो टू द डीप लेवल और वहां से जाके उसको निकालते। तो जब वहां क्लियर हो गया तो वो बोर्ड पूरा वाइप ऑफ हो गया, डस्टर से जैसा वाइप कर लिया ना, वो क्लीन हो जाता है। तो दैट इज द पावर ऑफ फॉरगिवनेस प्रोसेस। नाउ वील सी कि ये जब हम बात करते हैं व्हाई वी कैन नॉट फॉरगिव, तो उसमें कोई भी इवेंट जब होता है, जब जो आपके मन जैसा नहीं है, बैड इवेंट आई वुड से, जो आप चाहते थे पर वैसा नहीं हुआ, कुछ और हुआ, तो इसके 3 रिस्पॉन्सेस होते हैं। अब वो तीनों रिस्पॉन्स क्यों होते हैं, दैट इज ऑल्सो अगेन डिपेंडेंट अपॉन योर द वे यू हैव बीन ब्रॉट अप। ओके, तो अब इसके 3 रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं। सो फर्स्ट रिस्पॉन्स इज रिवेंज। जैसे वो बंदे ने मुझे चाटा मारा, हाउ डेयर ही डज दिस, आई विल गो एंड स्लैप हिम अगेन। उसने मेरे भाई को मारा, मैं उसके भाई को मारूंगा। हम वो मूवी में देखते ना, कयामत से कयामत तक में देखा था ना, उसने आप इसका खून किया तो मैंने भी उसके भाई का खून कर दिया। मूवी में ऐसे देखते हैं ना हम ऐसे। सो दैट इज फर्स्ट रिस्पॉन्स, द मोस्ट डेंजरस रिस्पॉन्स, रिवेंज। ओके, सेकेंड इज, मतलब ये है ना एक्शन वाला रिस्पॉन्स है, करेक्ट ना, यू आर टेकिंग सम काइंड ऑफ एक्शन। जब वो कोई बुरा इवेंट होता है तो आप उसमें कोई ना कोई एक्शन ले रहे हो, तो रिवेंज इज वन काइंड ऑफ एक्शन। अब सेकेंड इज यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन बट यू आर होल्डिंग दैट ग्रज इनसाइड यू। सेकेंड रिस्पॉन्स, क्लियर। तो आप क्या कर रहे हो, आपको पता है वो बंदे ने गलत किया, वो बंदे ने आपको चाटा मारा, आपको इंसल्ट किया पार्टी में या व्हाटएवर, आपके फ्रेंड्स के सामने, आपके इन-लॉज के सामने आपको उसने इंसल्ट कर दिया, तो आप उसको ना उल्टा जवाब दे रहे हो। उल्टा जवाब देना इज लाइक रिवेंज, राइट, दैट फर्स्ट रिस्पॉन्स। बट यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो फर्स्ट रिस्पॉन्स पे जाएंगे, तो आपका सेकेंड रिस्पॉन्स होगा। सेकेंड रिस्पॉन्स में आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट रिस्पॉन्स में आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, सेकेंड रिस्पॉन्स में आप अपने अंदर नुकसान पहुंचा रहे हो, मतलब यू आर होल्डिंग दैट ग्रज। तो वो हर्ट है, कांटा है ना, वो कांटा है, वो कांटा अपने अंदर ले लिया, तो कांटा क्या काम करेगा, कांटा तो चुभने का ही काम करेगा, वो तो बना इसीलिए है, सही है ना। तो वो कांटा आपको चुभते रहता है अंदर।
तो यू आर होल्डिंग. थर्ड रिस्पॉन्स विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन, जिसमें आपको डेलिब्रेट एक्शन लेना पड़ता है, दैट इज लेट गो. तो ये तीनों समझ में आए. कोई भी गंदा इवेंट होता है जो आपके मर्जी जैसा नहीं हुआ, अच्छा नहीं था वो आपके हिसाब से, तो आपके पास 3 रिस्पॉन्स की चॉइसेस है. फर्स्ट इज टेक रिवेंज विच इज एन एक्शन. सेकेंड इज नो एक्शन but you keep it inside, keep the grudge and always you are whenever you see that person, जब भी वो person का नाम आता है आपको वो event live हो जाता है आपकी आंखों के सामने. And third is deliberately you're taking action of let go. इसने किया ऐसा but it's okay for me, मैंने उसको माफ कर दिया. So this third response we are going to learn today. Let go कैसे करना है, क्योंकि let go is not easy. अब ये क्यों नहीं easy? At least हमको तीनों response तो समझ में आ गए. अब हम देखते हैं कि ये क्यों easy नहीं है. Let go करना, forgive करना क्यों easy नहीं? क्योंकि इसकी भी जड़ें हमारे childhood में है. हमारी पेरेंटिंग में, हमारे पेरेंट्स ने हमारी परवरिश कैसे की है. मतलब पेरेंट्स मतलब आप जहाँ भी पले बड़े हो, मतलब अगर आप हॉस्टल में पले बड़े हो तो आपका हॉस्टल का माहौल, आप पेरेंट्स के साथ हो तो पेरेंट्स गार्डियंस के साथ हो, तो जो भी माहौल में आप ग्रो अप हुए हो ना, वहाँ का माहौल. एग्जाम्पल बताती हूँ. अभी एक लड़की है, कुछ तो भी उसका वो स्कूल से आती है. ओके चलो एक स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. एक बच्चा है, वो स्कूल से आता है और अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी आज टीचर ने मुझे बहुत मारा, मैंने होमवर्क नहीं किया. तो ठीक है, अब देखो पेरेंट्स को भी ये तीनों रिस्पॉन्स जो मैंने बताया अभी, उनके पास भी तो चॉइस है ना. अब दे हैव आल्सो बीन ब्रॉट अप इन सच अ वे कि दे विल गिव एनी वन रिस्पॉन्स. तो अगर वो फर्स्ट कैटेगरी वाले पेरेंट्स है तो वो क्या करेंगे, रिवेंज. टीचर ने तुमको मारा, टीचर की इतनी हिम्मत कैसे हुई, मेरे बच्चे का हाथ लाल कर दिया, चलो मैं कल तुम्हारी स्कूल में आती हूँ और टीचर से बात करती हूँ. ठीक है, वो जाएंगी टीचर से झगड़ा करेंगी, तुमने मेरे बच्चे को मारा कैसे. ओके, so that is first response, revenge. So what the child is learning, कि मुझे first वाला response देना है. Okay, second response, वो अच्छा टीचर ने मारा, ये टीचर तो ऐसी ही है, नालायक ही है, वो तो अच्छी नहीं है, उसको तो समझ है ना. हम जाते नहीं उससे कोई एक्शन नहीं लेते, लेकिन अंदर ही अंदर हम बड़बड़ कर रहे हैं और वो हमारा बच्चा सुन रहा है. तो हमने क्या किया, वो ग्रज रख दिया. मतलब जब हम वो स्कूल छोड़ भी देंगे तभी भी वो टीचर का टॉपिक निकलेगा तो क्या बोलेंगे हम, अरे वो तो इतनी नालायक टीचर थी कि पूछो मत, जब देखो मेरे बच्चे को डांटती रहती थी. करते हैं ना. तो ये सेकेंड रिस्पॉन्स, तो बच्चे ने वही सीखा. एंड थर्ड रिस्पॉन्स, थर्ड टाइप के अगर पेरेंट्स है तो वो क्या बोलेंगे बच्चे को, बेटा कोई बात नहीं, टीचर ने मारा, गलती तो तुम्हारी भी थी ना, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया. जाने दो, टीचर ने मारा, ठीक है गलत किया, टीचर को मारना नहीं चाहिए था, टीचर तुमको बोल सकती थी, उसने मारा गलत किया, पर तुम जाने दो. तो जैसे तुमने जाने दो बोला तो वो बच्चे का क्या रिस्पॉन्स आएगा, वो बच्चे का भी माइंडसेट चेंज होता है, तो वो वैसा बनते जा रहा है. तो आज हम जो भी कैटेगरी में आ रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ आवर चाइल्डहुड. जैसा हमने रिस्पॉन्स देखा है वैसा ही हम बन रहे. तो अभी आप अपने आप को कोई भी तीनों में से एक कैटेगरी में डाल दीजिए. यू डोंट हैव टू टेल मी, आप अपने आप को क्लासिफाई कर दीजिए, आप जो भी कैटेगरी में हो. हाँ, अब हमको यहाँ से थर्ड कैटेगरी में आना है. क्यों आना है वो हम देखने वाले. अच्छा, 2 सिस्टर्स थे, उनका कुछ तो भी आपस में झगड़ा हो गया. फैमिली है तो होता ही है ना, कोई ना कोई टॉपिक पे से. तो वो कुछ बच्चों के ऊपर से हो गया कि मेरे बच्चे पर तूने हाथ क्यों उठाया एंड ऑल दैट व्हाटएवर. वो दोनों रियल सिस्टर्स, हाँ, उन्होंने 2 साल एक दूसरे से बात नहीं किया. देखो गलती किसी की भी होंगी, हमको अभी यहाँ गलती एनालाइज नहीं करना है, क्योंकि वी ऑल्सो कुड बी वन ऑफ दैट पर्सन. इस तरह के एग्जाम्पल्स में हमारे साथ भी तो होता है ना, 2 सिस्टर्स है या 2 फ्रेंड्स है या भाई बहन है, व्हाटएवर होता है ना. कभी वो इवेंट तो चला जाता है, लेकिन उसका इफेक्ट 2 साल, क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड. अब आप मुझे बोलो, किसी भी इंसान से नाराज होके हमको अंदर से खुशी मिलती है और दुख मिलता है. दुख ही मिलता है ना. और दुख जितना मुझे मिल रहा है उतना वो सिस्टर को भी मिलेगा. ऐसा नहीं कि मैं दुखी हूं और वो खुश है, या वो दुखी और मैं खुश हूं. तो ये हमारा ट्रू नेचर है. हमारा ट्रू नेचर है ना, हमेशा अंदर से बहुत सॉफ्ट है. हम हर इंसान जो आपको बहुत कड़क दिखता है, बहुत खड़ूस दिखता है ना, भाई इसकी तो मैं शक्ल भी नहीं देख सकती, इतना खड़ूस बंदा है, लेकिन वो भी ना अंदर से मोम की तरह है. अंदर से हर इंसान बहुत सॉफ्ट है. लेकिन ये जो बाहर हमने जो कवच पहन के रखा है ना, जो ये चोला पहना है, वो ईगो का चोला. मेरा स्टेटस ये, मैं बड़ी बहन हूं, मैं क्यों उससे माफी मांगू, वो छोटी है, उसको माफी मांगना चाहिए. छोटी बहन बोलेगी मेरी तो गलती थी नहीं, मैं क्यों माफी मांगू, उसको माफी मांगना चाहिए. ये हमारा वो आउटर
चोला ये बात कर रहा है, क्योंकि अंदर से हम सब चाहते हैं। फिर क्या हो गया, ऐसे ही दिन गए, फिर एक दिन फंक्शन की बात, जब फंक्शन आता है तब हम लोग थोड़ा अलग एनर्जी में चले जाते हैं, कोई भी हमारे सेरेमनीज वगैरह वो टाइम, राइट नो। तो ऐसे ईद का दिन आ गया। अब ईद का दिन है तो माँ ने दोनों बेटियों को बुलाया अपने घर पे, दोनों आ गए, और दोनों को पता नहीं था ये दोनों आने वाले हैं, वरना शायद वो आते भी नहीं। और फिर माँ ने एकदम आप कह दिया आज ईद का दिन है, चलो दोनों गले लगो। जब वो दोनों गले लगे, वो दोनों फूट फूट के रोने लगे। See why this happened? मतलब हम ये ग्रज भी जो है ना, ये सिर्फ बाहरी दिखावा है। See this example why I'm telling you, because this applies to a father and son also. हर रिलेशन में ये अप्लाई होता है। जब ये ब्लॉक क्लियर होते हैं ना, तो हम लोग को बहुत अंदर से फ्री स्पेस मिलती है, अच्छा लगता है। एक भी एग्जाम्पल ऐसा बताओ कि जहां माफी मांगने के बाद जब आप दोबारा मिल गए दोस्तों में भी, तो आपको उसके बाद बुरा लगा कभी या अच्छा लगा? सभी को अच्छा लगता है। मतलब अंदर से हम सब चाहते हैं कि हम किसी से बैर ना करें, किसी से भी कोई ग्रज नहीं रखे, हम अच्छे रहे सबके साथ, सब लोग हमारे साथ अच्छे रहे। अंदर से हर किसी की यही ख्वाहिश है। लेकिन ये जो बाहर का ईगो है ना, ये हमारे से करवाता नहीं है ऐसे काम। सो by our basic nature, all of us want to be in that third category, let go वाली category. लेकिन because of our upbringing, because of our ego, हम वो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में अटक के रह जाते हैं। कुछ रिलेट हो रहा है अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं? हम अटक गए। इट इज लाइक किसी ने पकड़ लिया, अटक गए। वो एक पानी में बोट कैसे फ्री फ्लो होना चाहती है, लेकिन उसको एंकर से वो अटका के रखते हैं ना, वैसा हम वो अटक गए उसमें। हम सबको जाना है वो थर्ड कैटेगरी में, लेकिन हम जा नहीं पा रहे। तो अब हमको ये समझ में आया कि ये होता कैसे है और इसके रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं। अब हमको इसको ओवरकम करना है। एवरीबडी इज रेडी फॉर ओवरकमिंग दिस? यस, शो मी अ थम्स अप। सबको इसका सोल्यूशन चाहिए ना, ये तो हमको पता है, लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन चाहिए। तो अब पहले देखते हैं हमको इसको सोल्यूशन चाहिए क्यों। तो हम क्या कहते हैं, जो हमारे थॉट्स है वो क्या है? बहुत अनमोल चीज है ना, गोल्ड माइंड बोलते हैं इसको। अपने माइंड को गोल्ड माइंड बोलते हैं, क्योंकि यहीं से वो सोने की बीजें निकलती है। वो थॉट्स जो है ना, वो क्रिएशन प्रोसेस का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे डॉक्टर बने, मैं चाहती हूँ मेरा हस्बैंड सबसे अच्छा इंसान बने दुनिया का, मैं चाहती हूँ मेरा सोल प्यूरिफाई हो, मैं जो भी चाहती हूँ। तो ये क्रिएशन प्रोसेस से ये क्रिएट होगा ना। मैं चाहना अलग बात है, लेकिन वो क्रिएशन प्रोसेस तो मुझे हेल्प करना चाहिए, तभी तो वो चीज हो पाएगी। तो वो क्रिएशन प्रोसेस का स्टार्टिंग पॉइंट इज नथिंग बट सीड्स ना। कोई भी देखो, एक पेड़ भी आपको लगाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहला सीड चाहिए, जमीन चाहिए और सीड्स चाहिए, करेक्ट? तो जमीन मतलब ये नेचर तो है ही, सीड्स मतलब हमारे थॉट्स। हमारे थॉट्स आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्रिएशन प्रोसेस। तो अगर थॉट सही है तो क्रिएशन प्रोसेस सही चलेगा। तो अब ये जो आदत है हमारी नॉट फॉरगिविंग अदर्स, तो इससे क्या हो रहा है? क्रिएशन प्रोसेस ब्लॉक हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सीड्स ही बराबर नहीं है। अगर सीड्स में ही फर्टिलिटी नहीं है, तो आप मुझे बोलिए क्या वो पेड़ बन सकेगा? क्या उस पे फल आ सकेंगे? नहीं ना। सीड्स ही नहीं रहेगा तो प्लांट ही नहीं आएगा। तो हमारे थॉट्स से क्या हो रहा है? हम जब कोई चीज पकड़ के रख रही है, अगर हम ये फर्स्ट या सेकंड कैटेगरी में आ रहे हैं, फर्स्ट कैटेगरी भी फिर भी कुछ हद तक आई वुड से वो रिवेंज ले लिया एंड इट विल गेट ओवर, बट जो सेकंड कैटेगरी वो ज्यादा डेंजरस है। सेकंड कैटेगरी में यू आर होल्डिंग, सो व्हेन यू आर होल्डिंग दैट, तो ये जो आपके सीड्स है ना, वो सड़े हुए आ रहे हैं, दे आर नॉट फर्टाइल। अब कैसे सीड्स? क्योंकि देखो, ये जो भी आपका पास्ट थॉट है, ये कभी ना कभी रोटेट होके माइंड में आता है। ये जो इवेंट हो चुका है, जैसे बचपन में आपके डैडी ने आपको डांट दिया, आपके भाई ने आपकी प्रॉपर्टी हड़प कर लिया, या जो भी आपके चाचा जी ने आपको धोखा दे दिया, आपका कोई पैसा लूट के चला गया, जो भी बंदा, ये जो भी पास्ट इवेंट है जो आपने फॉरगिव नहीं किया है, तो ये थॉट रोटेट होके आपके माइंड में आता ही है। कभी 6 महीने में एक बार आएगा, कभी 1 साल में आएगा। तो इससे क्या हो रहा है? लीकेज ऑफ एनर्जी। तो जो सीड्स आप अच्छे सीड्स प्लांट करके पेड़ लगा सकते थे, उसका फल खा सकते थे, आज वो वेस्ट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सच पास्ट इवेंट्स। तो आप डोंट यू थिंक इसको लेट गो करना है? तो नॉट फॉरगिविंग इज लीकेज ऑफ एनर्जी। यू आर ब्लॉकिंग द क्रिएशन प्रोसेस। तो लाइफ में आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि क्रिएशन प्रोसेस ही ब्लॉक हो गई है। तो वो क्रिएट करोगे कैसे आप? तो ये
लीकेज ऑफ एनर्जी सभी को समझ में आया। अच्छा, अब इसका एक अच्छी बात, एक और मतलब इम्पोर्टेंट बात मुझे बताना है कि बहुत बार क्या होता है मालूम, हमने जो ग्रज पकड़ के रखा है ना, कई बार होता है, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम, वो जिसके बारे में हमने ग्रज पकड़ा है वो इंसान को पता ही नहीं होता है। देखो मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। हमको ना लोग बहुत हमारी बुराई करेंगे, लेकिन जो बुराई हम मानते हैं ना अंदर से कि ये मुझ में है, तो वो हमको हर्ट हो जाती है। देखो अगर कोई मुझे बोलेगा सदफ तेरा तो स्किन तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कैसा कलर है तेरा, कैसा कॉम्प्लेक्शन है, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, मुझे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि माय माइंड डजंट एक्सेप्ट दैट। मुझे लगता नहीं मेरी स्किन तो ग्लोइंग है, क्या फर्क है, वो पागल है बोलने वाला। लेकिन अगर मैं सोचती हूँ कि सदफ तेरी आंखें तो कितनी बकवास है, कितनी भद्दी है, कितनी छोटी, अगर मैं मानती हूँ अंदर से, हाँ, और मुझे किसी ने कमेंट कर दिया सदफ की तो आंखें देखने के भी लायक नहीं, तो मुझे वो बात बहुत हर्ट हो जाती है। ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस, होता है कि नहीं? देखो अभी मैंने कोई इंसान को बोला कि तू कितनी मोटी हो गई है, उसको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन अगर सच में जो इंसान मोटा है और उसको अंदर से वो बहुत उसका पेन एरिया है, और वो पेन एरिया पे कोई बोलता है कि तुम कितने मोटे हो गए, तो उसको बहुत बुरा लग जाता है। सच है कि नहीं है बात? तो इसका मतलब जब तक वो बुराई आपके अंदर आप फील नहीं करते हो ना, आपको बुरा नहीं लगता है, ये तो सच्चाई है। अगर आपके हस्बैंड के साथ आपके अच्छे रिलेशन है और आपको पता है मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, और किसी ने बोल दिया अरे ये तो बिल्कुल अपने हस्बैंड का ध्यान नहीं रखती है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप सच में अपने हस्बैंड को निग्लेक्ट करते हो और आपके हस्बैंड के साथ अगर आपकी रिलेशन अच्छी नहीं है, झगड़ा हो रहा है, और ऐसे ही कोई पार्टी में किसी ने तो भी बोल दिया हाँ सदफ वो क्या करने वाली है अपने हस्बैंड के लिए, उसको तो कुछ पड़ी नहीं है, तो आपको बहुत फील हो जाता है, हर्ट हो जाता है। सही है ना? तो अब इसमें मुझे बताइए बोलने वाले की गलती है या मेरी गलती है? बोलने वाले ने तो 10 बुराइयां किया, उसने बोला कि तेरी स्किन अच्छी नहीं है, तेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है, तेरी आंखें अच्छी नहीं है, तू मोटी है, तू हस्बैंड को केयर नहीं करती, उसने 10 बुराई किया, लेकिन मैंने कौन सी पकड़ा? सिर्फ कोई एक जो मेरे अंदर मैं फील करती हूँ, मैं मानती हूँ। मैंने क्या पकड़ लिया? उसने मुझे ताना मारा सबके सामने कि तुम तुम्हारे हस्बैंड का ख्याल नहीं रखती हो, मैंने वो बात पकड़ लिया। और इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है ना कि वो बंदे को पता ही नहीं होता है कि उसकी ये बात मुझे इतनी बुरी लग गई, एंड दिस इज अ फैक्ट, क्योंकि ये मैंने आजमाया है। मतलब जो ये जब मेरे पास लोग आते हैं और बोलते हैं ना कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने ऐसा किया, वो मेरे भाई की शादी पर नहीं आई, उसने ऐसा किया, शादी पर वो लेट आई या व्हाटएवर, तो जब वो सिस्टर इन लॉ से मैंने काउंसलिंग किया और पूछा तो वो बोलती है अरे 10 साल पहले वो शादी में मैं गई तो थी, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो अब बताइए बेवकूफ कौन है? मतलब इतना बड़ा हर्ट मैंने 10 साल से पकड़ के रखा, मेरी मामी मेरे भाई की शादी में नहीं आई, वो मैंने पकड़ के रख दिया। और जब मैं मामी से बात करती हूँ कि मामी 10 साल पहले आप मेरे भाई की शादी में क्यों नहीं आए, शी में हैव सम अदर आंसर, शी में से अरे मेरे घर में मेरे भाई की शादी थी तो मैं कैसे तुम्हारे भाई की शादी में आती। सही है ना? मतलब उसको तो पता भी नहीं कि उसने कोई गलत किया है, और मैंने वो 10 साल तक के वो अपने अंदर वो कांटा ले लिया। वो कांटा क्या कर रहा है, किसको चुभ रहा है? वो मामी को चुभ रहा है या मुझे चुभ रहा है? मुझे चुभ रहा है ना। तो मैंने क्या किया, नुकसान अपने आप का ही कर लिया। तो ये हम लोग ऐसे इवेंट्स के साथ ऐसे करते। आया समझ में? एक तो एनर्जी लीकेज हो रही है, और दूसरी इसकी बात, स्पेशल बात ये है कि वो बंदे को तो पता ही नहीं है उसने क्या किया। बहुत बार होता है ना, सी सपोज यू नो इफ टू रिलेटिव्स आर स्टेइंग इन द सेम बिल्डिंग, तो हम अभी सपोज मैं रहती हूँ और नीचे के फ्लोर पे मेरे मामा जी रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी कोई कजिन मामा जी के घर पे आई और मेरे घर पे नहीं आई, तो मैं बुरा मानती हूँ कि नहीं? है ना? अरे नीचे आके गई, वो मुझे नहीं मिली, मानते ना। इंडियन ट्रेडिशन में तो हम बहुत ज्यादा मानते हैं, आजकल की जनरेशन नहीं मानती है, लेकिन आप पुराने लोगों को पूछो, उनको तो ये चीज बहुत बुरी लगती थी, नीचे सेकंड फ्लोर पे आके गई और मुझे नहीं मिलके गई। अब उन्होंने ये पकड़ लिया, और 10 साल बाद कभी तो भी उसको सुनाएंगे, उसको तो याद भी नहीं रहेगा मैं कब आई थी। तो आपने क्या बेवकूफी किया है? जो काम करने वाला बंदा निकल के चला गया करके, और आप वो तकलीफ अपने अंदर, वो कांटा अपने अंदर लेके अपने आप को चुबा रहे हो अंदर से। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस द पर्सन इज अनअवेयर ऑफ दैट बैड पास्ट इवेंट जो आपने होल्ड करके रखा है। आ रहा है समझ में? तो कभी कभी ऐसे भी सोचो, क्योंकि आई ऑल्सो रिमेम्बर कितनी चीजें मैंने ऐसा पकड़ के रखी जो शायद वो बंदे को पता भी नहीं थी मैंने ऐसा किया या मैंने ऐसे बोला, क्योंकि बोलने के टाइम पे भी इंटेंशन कुछ और रहेगा, मैंने उसका इंटेंशन वैसा निकाला। यू इंटरप्रेट थिंग्स नो, तो उन्होंने कोई और मतलब से बोला होगा, तुमने कोई और मतलब से वो ले लिया और उसमें तुमने बुरा मान लिया, पॉसिबल है।
तो ये ग्रज मैंने अपने अंदर रखा. So clear with this कि the person most of the time